स्टार्ट कर लीजिए रिकॉर्डिंग। ओके। कल हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का छोटा सा पार्ट हम लोग देखे थे, टाइमलाइन के बारे में। जो हम लोग कल पढ़े थे उसको हम लोग कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़े थे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में पूरे के पूरे मनोविज्ञान की हिस्ट्री आती है, और उसमें से कल हम लोग जो है देखे थे कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी समय के साथ अस्तित्व में आया, दर्शन से आगे बढ़ के कैसे उसने विज्ञान मनोविज्ञान को एक विज्ञान का रूप दिया, साइंस का रूप दिया, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके, जिसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एक खिताब मिला था, जिनका नाम क्या था बताइए आप लोग। क्या नाम था? विलियम वुंड। ठीक है, तो विलियम वुंड नाम था उनका। इसके अलावा फेचनर थे, एबिंगहॉस थे, बहुत सारे लोग थे। हम लोगों ने देखा कि जर्मनी में कैसे धीरे धीरे अड्डा बन रहा था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को, जिसको देख करके अंग्रेज लोग यानी कि यूएसए और यूके के जो लोग थे वो लोग इंस्पायर हुए, और उन लोगों ने कोलैबोरेशन किया। वो उन लोगों ने जर्मनी के साइंटिस्ट से बात की, उनके पेपर्स पढ़े, उनसे इंस्पायर हुए, और फिर उसी दिशा में अपना काम आगे बढ़ाना चालू किया। अब आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के ही एक बहुत मेजर पार्ट को या शुरुआती हिस्से को पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं साइको फिजिक्स। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी दो पार्ट से मिल करके बना, जिसमें कि साइकोलॉजी का एक मॉडर्न कंसेप्ट है ना, कि मॉडर्न टाइम में हम लोग कैसे मनोविज्ञान को देखते समझते हैं, और दूसरा है साइकोलॉजी का एंशियंट कंसेप्ट, यानी कि पुराने टाइम में हम साइकोलॉजी को कैसे देखते समझते थे। तो दो दृष्टिकोण है, इन दोनों दृष्टिकोण से मिल करके हम लोगों का मनोविज्ञान बना है, जो विषय है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहली चीज जो एंशियंट कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें दर्शन, ये तो हम लोग बहुत श्योर हैं कि इससे ही बना है, क्योंकि इंसान के मन में क्या चल रहा है ना, इंसान की ज़रूरतें क्या है, वो जीवन को किस प्रकार से देखता है, आत्मा होती है या नहीं, चेतना कहाँ रहती है, हार्ट में रहती है या माइंड में रहती है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं और उनके तार्किक उत्तरों की खोज दर्शन में आती है। उसके बाद अध्यात्म। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी क्या है, या रिलीजन की बात कर लीजिए, एक तरीके का नॉलेज सिस्टम है। ठीक है, भले ही वो साइंटिफिक नहीं है, पर जिस भी तरीके से बायस्ड है या जो भी है, तो एक लूज लूज सा एक नॉलेज सिस्टम है। तो उससे भी जो है चेतना के बारे में, मन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अध्यात्म में भी डिस्कस किया हुआ मिलेगा, जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक्स हैं, या फिर जिन्हें हम लोग मानते हैं कि जिनका कुछ भगवान से या फिर डिवाइन कॉन्शसनेस से कुछ रिलेशन रहा है, वैसे लोग, उन लोगों का कहना, ये सब चीज़ें मिल करके बनाती है अध्यात्म। और वहाँ से थोड़ा मनोविज्ञान थोड़ा थोड़ा प्रभावित था। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है समाज वाली। ठीक है, कि सोसाइटी से रिलेटेड था, कि समाज में क्या कैसे होता है ना, कि हाउ मैन बिहेव्स इन द सोसाइटी, मैन का रोल क्या है सोशल फंक्शनिंग में, इन सारी चीज़ों को लेकर के। और चौथा चीज़ जो है साहित्य था। साहित्य, ये चारे चीज़, ये समझ लीजिए कि मनोविज्ञान जो है ना, इन चारों चीज़ों का संगम कहलाता था। साहित्य भी इसलिए क्योंकि लाइव जैसे जो नाटक वगैरह हुआ करते थे, गीत हुआ करते थे, लाइव कीजिए। उनमें आखिर किस बात की चर्चा की जाती थी? क्या छोड़ ना हम तो फील ओकरा करते इतना हैं, अथी क्या करना हमारे जे आप विचार हैं, टेंशन क्या नहीं ले। हमारा चिंतन है, कैसी कैसी घटनाओं का हम हमारे हमरा मानस है पर पहला ये कैसा बोलते हैं प्रभाव पड़ता है, गहराई मानसिक से लगी प्रक्रियाएं जो होती है हम लोगों की, विचार की के प्रक्रियाएं वरना वो कालू कैसे देख होती है। तो कालू ये का सारी चीजें जो है टेंशन ना, का मतलब उसका एक दिखाने का एक प्रैक्टिकल जरिया था साहित्य। तो साइकोलॉजी जो है ना, एक लूज लूज फील्ड था, जिसको कि
कुछ लोग साहित्य समझते थे, कुछ लोग समाजशास्त्र समझते थे, कुछ लोग समझते थे कि अध्यात्म है, कुछ लोग दर्शन है। तो सबके कुछ न कुछ एलिमेंट्स इसमें थे। अब जब मॉडर्न कांसेप्ट जो है मनोविज्ञान का, इसमें हम लोग देखते हैं क्या-क्या छोड़ चीज़ें हैं। प्रयोग अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षण है, अपना उन नीचे पे काल दो मॉडर्न सब। कांसेप्ट जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें देखते हैं हम लोग प्रयोग है, परीक्षण है, मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी है, ठीक है? बायोलॉजी का आगे जाकर के पार्ट जाता है न्यूरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं। पर मुख्यतः हम कह सकते हैं कि वो बायोलॉजी है, ठीक है? चलें। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग साइकोफिजिक्स जो है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है साइको और दूसरा होता है फिजिक्स। तो साइको आ गया शब्द साइकोलॉजी से और फिजिक्स तो पता ही है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान में पहले जान लेते हैं कि अंतर क्या है। जो मनोविज्ञान जिसमें हम लोग मन या मानसिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं, तो मन या मानसिक प्रक्रियाएँ भौतिक नहीं होती हैं, ठीक है? और फिजिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं? भौतिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो वस्तुएँ भौतिक है या जो प्रक्रियाएँ भौतिक है। जैसे कोई एक पिंड है, एक चौकोर समझ कर, जैसे बक्सा होता है, वैसे चौकोर एक पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए बड़ा-सा। तो उस आकार का है, उसका वज़न कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है ना? उसका आकार कितना बड़ा है, क्लास लंबाई चलेगी। कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो ये सब चीज़ें जो है, जो भौतिक चीज़ें हैं, यानी कि जिसे सीधे-सीधे पाँचों इंद्रियों से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, नापा चलते जा जाइए सकता है 11 और बजे तक। सबके लिए जो है एक जैसा वो देखा समझा जा सकता है। तो लो। ये चीज़ें हो गई, ये सब क्या हो गया, फिज़िकल साइंस के अंदर आ गया, यानी भौतिक विज्ञान के अंदर। तो अब फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान की चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक्स का देखिए वो इस्तेमाल गिरा करेंगे, बहु ने मेज़रमेंट सब ऊपरे मापन पे का रखो इस्तेमाल नीचे करेंगे। ईंटा लगने। और दूसरा साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है, वो क्या है? मनोविज्ञान बात करता है मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की, है ना? अब मनोविज्ञान बात करता है, देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर से जो एक-एक करके पॉइंट लिखा हुआ है। मनोविज्ञान वो बात करता नेट है नहीं चल रही। स्टिमुलस की, हमरे है नेट ना? उसका नेट। मनोविज्ञान बात करता है रिस्पॉन्स की। मनोविज्ञान बात करता है फिज़िकल इवेंट्स की। फिज़िकल इवेंट्स यानी जो हम लोग बिहेवियर जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कर सकते हैं अपने से, ठीक है? ज़्यादा अच्छा वर्ड उसके लिए बिहेवियर है। उसके बाद मनोविज्ञान बात करता है मेंटल फंक्शन की, मानसिक प्रक्रियाओं की। तो भाई साहब, तो मनोविज्ञान जो है मानसिक प्रक्रियाओं की भी बात कर रहा है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको डायरेक्ट तो ऐसे मेज़र नहीं किया जा सकता है, जैसे आप किसी फुटबॉल का आकार नाप सकते हैं या फिर किसी पत्थर का वज़न नाप सकते हैं, किसी कपड़े की लंबाई नाप सकते हैं। उतनी आसानी से तो इन चीज़ों को नहीं नापा जा सकता है ना? तो फिज़िक्स के जो लोग थे, उनको लगा कि कुछ न कुछ तो जो है ना, विधि लगाई जाए। इसको नापने की कुछ तरीका निकाला जाए कि इसको जो है मेज़रमेंट किया जाए। ठीक है, ये डायरेक्टली ऑब्ज़र्वेबल नहीं है, सीधे-सीधे मापा नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ तो तरीका बनाया जाए कि इसको जो है मतलब भौतिक तरीके में हम लोग ला कर के समझ सकें। तो फिर एक ब्रांच का आविष्कार हुआ, जो फिज़िक्स के लोगों ने मानसिक चीज़ों को भौतिक रूप में लाने का प्रयास किया। उसको कहते हैं हम लोग साइकोफिज़िक्स। अब जो है हम लोग फिजिक्स किसकी बात करता है? मात्रात्मक चीज़ों की बात करता है, मात्रा की बात करता है, गुण की बात नहीं करता और मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा गुण की बात होती है। मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए स्केल बना के कुछ न कुछ उसको मात्रा के रूप में लाने की कोशिश करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्ट को या किसी भी गुण को। तो अब हम लोग आते हैं कि स्टिमुलस कहाँ से चीज़ें शुरू होती है? स्टिमुलस से शुरू होती है। स्टिमुलस समझते हैं ना आप लोग? उद्दीपक कहते हैं उसको हिंदी में। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। जैसे कि मान लीजिए, सर हाँ, बोलिए। वो पिज़्ज़ा ज्वाइन कर रही है, नहीं हो पा रही है, इसका कॉल आया था अभी।
हाँ, अभी आया है इसका रिक्वेस्ट, एडमिट कर लेते हैं। इसके पहले तो नहीं आया था। चलिए। तो स्टिमुलस ही मनोविज्ञान का मूल है। यानी स्टिमुलस का अर्थात हो गया उद्दीपक। जैसे कि हमने आपको गाली दी और आपने हमें एक तमाचा जड़ दिया ज़ोर से। तो हमने क्या दिया? स्टिमुलस, और आपने दिया रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस क्या करता है? एक रिस्पॉन्स अवेट करता है, ठीक है? आप आए हमारे घर पे और हमने आपको बढ़िया-सी दावत दे दी और आप खुश हो गए। आप खुश होकर के बहुत सारी हमको जो है शुभकामनाएँ दे रहे हैं, दुआएँ दे रहे हैं कि अरे वाह! मैं तो सर एकदम इतना खिलाए कि अब घर नहीं जा पा रहे हैं। लग रहा है कि मतलब जो है चल भी नहीं पाएँगे। ज़बरदस्ती एकदम। पूरा बिरयानी-विरयानी, रसगुल्ला वगैरह सब चाहिए था। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हमने एक स्टिमुलस दिया और आपने रिस्पॉन्स जनरेट किया, आपने अच्छा फ़ील किया, जिसको हम लोग कहते भी हैं कि अतिथि का स्वागत-सत्कार होना चाहिए। तो ये जो है अतिथि का स्वागत-सत्कार, इस समूचे बिहेवियर का नाम हो गया, ठीक है? इस बिहेवियर का नाम हुआ। उसके अंदर जो हमने उसके लिए जो हमने इधर से इनपुट दिया, वो स्टिमुलस हो गया और आपके साइड से जो आउटपुट आया कि आप कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि अरे! आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इतने अच्छे से स्वागत किया। तो वो क्या हो गया आपका रिस्पॉन्स हो गया। इसी को कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया के मॉडल से समझ सकते हैं, ठीक है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया कहते हैं मनोविज्ञान में। ऐसे आप क्रिया और प्रतिक्रिया समझने के लिए समझ सकते हैं। एक वाटसन थे, ठीक है? वाटसन का चूहा याद होगा लोगों को। जी। तो उन्होंने चूहों पर करके इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि देखिए कि कुछ लोग ना साइकोफिजिक्स के बेहद आलोचक थे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक तरफ मनोविज्ञान है, जो कि दर्शन की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है और उन लोग को लगता है कि ये लोग क्या फिजिक्स के लोग जो है, ये लोग क्या समझेंगे दर्शन और ये वो चीज़ों की गहराई को, विचार की गहराई को, प्रश्न को, तर्क को, ये लोग क्या समझेंगे? इनको क्या पता है? ये लोग तो बस वही एगो मेज़रमेंट टेप और ये वो लेके निकल जाते हैं, चीज़ों को नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इनका साइंस जो है ड्राई साइंस है, कुछ है ही नहीं, मज़ा ही नहीं है उसमें। उसमें गहराई कहाँ है? तो कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके के जो लोग दर्शन शास्त्र के लोग थे, जो आर्ट्स के लोग हैं और उनको अब जैसे यूजुअली देखिएगा जो लिटरेचर या साहित्य के जो लोग हैं, उनका एक अलग थोड़ा-सा वो होता है। वो ना मतलब पोएट्रीज़ को एन्जॉय करते हैं, वो गानों को एन्जॉय करते हैं, गानों की मीनिंग को एन्जॉय करते हैं। आप 4 लाइन पोएट्री बोल दीजिए तो एकदम दिल जीत लो, मतलब जीवन भर के लिए हो सकता है आपका मुरीद हो जाए कि भाई क्या लिखा है, क्या बोला है। क्यों? क्योंकि जो साहित्य के लोग होते हैं, साहित्य जो लिखा होता है, साहित्य में क्या होती है? हम लोगों की भावनाएँ होती है, एक्सप्रेशन होती है। तो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो भावना को समझने का वो चीज़ जो है ज़्यादा डेवलप हो जाता है मैथ वालों के मुकाबले। मैथ वालों को क्या होता है कि लॉजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। तो अब मान लीजिए कि अगला व्यक्ति कोई है वैसा मैथमेटिकल प्रोफ़ेशन का, ठीक है? जिसमें मैथ ज़्यादा इंजीनियरिंग या वैसे फ़ील्ड का है। और आप उसको जो है एकदम गहरी से गहरी शायरी बात कह रहे हैं, तो वो इतना बोलेगा, "वाह! क्या बात है, बहुत गहरी बात कर दी।" एकदम बेकार सा शायरी कर दीजिए, तो भी कहिए, "वाह! क्या बात है, बहुत गहरी बात कर दी।" तो उसके ज़ुबान पे बैठ जाए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली कि इसके पीछे जो भावनाएँ व्यक्ति ने महसूस की है, इस वो वाक्य को लिखते टाइम, इस शायरी को लिखते टाइम, इस कविता, इस कहानी, सेंटेंस को लिखते टाइम, वो कितनी गहरी है। वो उसके फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं जा पा रहा है। लेकिन एक साहित्य का व्यक्ति क्या होता है कि वो उस लेखक के फ्रेम ऑफ माइंड में जाता है और वैसा महसूस करता है। तो कहता है कि भाई साहब क्या मतलब गज़ब का फीलिंग है, मतलब क्या बात है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि रिटन जो चीज़ें होती है कविता, कहानी उसके माध्यम से, हम लेखक के उस मनोविज्ञान में घुसते हैं। उस जगह पे घुसते हैं जहाँ पे लेखक को उस तरीके का महसूस हो रहा है और वही अनुभव तो हम लोगों को देने के लिए साहित्य क्रिएट किया जाता है। फ़िल्में ये वो क्रिएट की जाती हैं। तो साहित्य को समझना भी बहुत ये चीज़ नहीं है, तो इस तरीके की गहराई चाहिए और इसके मुकाबले अगर आप साइंस की बात करें, तो वहाँ फीलिंग्स और समझने ये वो चीज़ों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। वहाँ सीधे-सीधे लॉजिक की बात है, कैलकुलेशन की बात है, मेज़रमेंट की बात है। तो हमारे समाज के ये दोनों 2 फ़िरके हैं ना, इन दोनों में क्या होती है कि हालाँकि दोनों एक-दूसरे के पूरक भी कहे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि यूजुअली जल्दी पसंद नहीं आता है, ठीक है? लिटरेचर वालों को इकोनॉमिक्स का आदमी, मैथ का आदमी
ये हो सकता है पसंद आ जाए, मतलब ऐसा कुछ जेनरल स्टेटमेंट नहीं कह रहे, पर ये थोड़ा-सा ना इनके माइंड में डिफरेंस होता है। और मैथ वालों को लगेगी क्या ये लोग, मतलब साहित्य वाला सब खाली फीलिंग का बात करते रहता है, ये फीलिंग, वो फीलिंग, वो फीलिंग। अरे हो गया ना भाई, लॉजिक से काम करो, तुम नहीं तो कोई और सही, लॉजिक लगाओ, क्या फालतू में पड़े हुए एकदम, क्या जीवन ऐसे वैसे ये हो गया। तो इसी हिसाब से आप देखिएगा कि जिस क्षेत्र में एक समय होता है, हम लोग जब अपने सोसाइटी को अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखिए, सोशल हिस्ट्री को, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब पीछे जा करके, आज के समय में आपको ज़्यादातर इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोग मिलेंगे, और अगर इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोग नहीं मिलेंगे तो सेकंड नंबर पे भीड़ मिलेगी जो इंजीनियरिंग में जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई, तो वो अदर चीज़ों को कर रही है, जिसमें कि एक हम भी हैं। ठीक है। तो जो लोग ज़्यादा साल, ज़्यादा वर्ष जो है लॉजिकल थिंकिंग में बिताएंगे, और इमोशनल थिंकिंग या वो चीज़ जो है उनके कार्य में एरर का कारण बनेगा, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा ये होंगे, बिलीफ में इस बात के बहुत ज़्यादा होंगे कि इमोशन जो है गलती कराता है, वो ठीक नहीं है, तो हमें लॉजिक से चलना है। तो आप देखिएगा कि उसी हिसाब से कल्चर और संस्कृति बदलती जाएगी। समाज में भावनाओं और भावनाओं के लिए जो इज्जत होती है लोगों की, वो घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि टेक्निकल पढ़ाई और ये चीज़ों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। ह्यूमैनिटीज़ और साहित्य, इन चीज़ों का बोलबाला घटता जा रहा है। एक समय पे जब भारत में इंजीनियरिंग की बूम नहीं हुए थे, उस टाइम पे ह्यूमैनिटीज़ का बोलबाला था, ठीक है? साहित्य का बोलबाला था, आर्ट्स, सोशल साइंस, ये वो चीज़ों का बोलबाला था, जिसमें हम लोग ह्यूमन को पढ़ते थे, उनके मानसिक प्रक्रियाओं को पढ़ते थे। तो ह्यूमन की भावनाओं के लिए, चाहे परिवार में हो या परिवार से बाहर हो, उसके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा था। ह्यूमन संबंधों और रिश्तों के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा था। पर अब जैसे-जैसे लोगों के पॉपुलेशन डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, अब ज़्यादातर लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, तो वो लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? उनको मटेरियल एस्पेक्ट से ज़्यादा वो चीज़ पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति वैसा है। हम एक ओवरऑल जनरैलिटी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का इफ़ेक्ट एक देखने-देखने के लिए हम लोग को ऊपर-ऊपर से मिल सकता है। ये हुआ एक दृष्टिकोण, ठीक है? तो अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि शुरू से ही 2 फ़िरके के लोग होंगे। अभी तो हम लोग फिर भी लगभग मिल-जुल गए हैं। पर एक समय तो ऐसा था कि जब आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ बिल्कुल अलग और विज्ञान बिल्कुल अलग, 2 एकदम काला रंग और उजला रंग के जैसे अलग-अलग थे। तो इसमें जो लोग साइकोलॉजी के साइड के लोग थे, वो लोग, उन लोगों ने क्या की, आलोचना की, ठीक है? वो लोग कह रहे थे कि क्या है ये, मतलब क्या मज़ाक कर दिए हो साइकोलॉजी के साथ, मतलब तुम लोग तो इसको जो है एकदम ड्राई साइंस बना दिए हो, एकदम नीरस। इतना नीरस नहीं है, इतना सरल नहीं है कि किसी पिंड को पानी में डुबा दिए, जितना पानी डिस्प्लेस किया, उतना पानी को जो है बीकर में डाल के नाप लिया और कह दिया कि वॉल्यूम इतना मिलीलीटर है। इतना आसान नहीं है भाई, इसमें बहुत गूढ़ प्रक्रिया है। ये साहित्य का जो है डेरिवेटिव है, फ़िलॉसफ़ी का डेरिवेटिव है साइकोलॉजी। तो उन लोगों ने बोल दिया, तो जिसमें कि एक वुड्सवर्थ है। वुड्सवर्थ के सामने आप देख रहे हैं साइकोफ़िज़िकल लिखा हुआ है, जिसमें साइको कटा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि वुड्सवर्थ ने कहा है साइकोफ़िज़िकल कहाँ है? ये तो फ़िज़िकल है। आपने साइको शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया? क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता था कि साइको शब्द पे तो एकाधिकार हमारा है। क्योंकि इस फ़ील्ड को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, तो भाई हम लोग ना इसके एक्सपर्ट हैं। तुम फ़िज़िक्स के आदमी हो, तुम कैसे नाम दे दिए इसको साइको फ़िज़िक्स, हैं? साइको शब्द तो अलग अलग ही है, वो अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और उस समय की आप चीज़ों को देखिए, तो कॉन्शसनेस की बात हो रही है ना? 1974 की बात है। कार्ल जूंग वगैरह ये सब थे। कार्ल जूंग के बारे में हम चर्चा किए थे कि उनको चेतना के बारे में, उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, वो था चेतना यानी कॉन्शसनेस। उसके बारे में उनको जानना था। तो ऑब्वियस है, आदमी को जिस बारे में जानना होगा तो पहले खोजेगा कहाँ पे हमको नॉलेज मिलेगा। तो खोज के श्रीमान जो उपनिषद वगैरह तक पहुँचे, बहुत चीज़ें उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद जो है धीरे-धीरे उनका चेतना का कांसेप्ट जो है वो चीज़ हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उपनिषद के कांसेप्ट को सेम टू सेम कॉपी कर दिया, बट उसका प्रभाव उनके कामों पे देखा जा सकता है। उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात की है कार्ल जंग ने। तो वो उनका वर्क जो है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो चेतना या कॉन्शसनेस में जिसका इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत ये चीज़ है। और ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक है, कॉन्शसनेस को मेज़र नहीं किया जा सकता, उसको समझा जा सकता है ना? तो ये चीज़ जो है कॉन्शसनेस के साथ है। इसी के कारण से कार्ल जूंग महोदय, डिस्पाइट ऑफ कि वो भी फ्राइड की तरह ही जीनियस थे। फ्राइड भी थे, कार्ल जूंग भी, ये लोग मतलब
एक से एक करीब माइंड थे, बट उनको वैज्ञानिकता का बहुत ज़्यादा दर्जा इसी कारण से नहीं मिल पाया, क्योंकि मापने वाली ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है? बाद में रॉरशॉक ने इंक ब्लॉट बनाया, फिर आपका ये टीएटी जो हम लोग देखते हैं, ये सब क्या है कि ये सब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, जिससे कि मालूम चलता है कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो इससे जो है क्या हुआ कि तो उस मेथड को प्राप्त करने का एक तरीका मिला। फिर भी जो एकदम पूरा फिज़िकल साइंटिस्ट बेंट के हैं, वो लोग मानते हैं कि सब क्या है, ये सब गप है, ये सब अपना इंटरप्रिटेशन है। जैसे हस्तरेखा है, विज्ञान है, ज्योतिषी है, वैसे तरह का तुम मनोविज्ञान के तुम लोग ज्योतिषी हो गए हो, तुम लोग को साइंटिस्ट नहीं कहा जाएगा। लोगों का ऐसा भी मानना है। तो उसी टाइम वुड्सवर्थ ने काफ़ी आलोचना की कि ऐसा नहीं है। स्टीवेंस ने सन 1975 में इसे कहा कि ये जो है ना मैथमेटिकल फिक्स है, मैथ के द्वारा तो कुछ भी प्रूव किया जा सकता है। और मैथ का ही जो है मान लीजिए कि एक नंबर है, उसको रीच करने के 4 तरीके हैं, या फिर अगर 4 तरीके से कैलकुलेशन किया जाए तो कई बार आंसर भी 2 आ जाता है मैथ के रूल को फ़ॉलो करते हुए। ऐसी सब चीज़ें मैथ में अक्सर देखने के लिए मिलती है। तो इन्होंने स्टीवेंस ने बोला कि भाई तुमने तो मतलब फिक्स कर दिया एकदम मैथ के सांचे में, पर ह्यूमन बिहेवियर या जो चीज़ें हैं, वो मैथ एक फिक्स सब्जेक्ट है ना? जो है बस इतना ही है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर बहुत डायनामिक है। वही अगला पॉइंट है कि तुमने कैसे एक जैसे जीएनडी हमने किया कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, तो इन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत डायनामिक है, हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग है, कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा सेंस कर पाता है, ये उसकी क्षमता पे है। आपने कैसे एक कट ऑफ निर्धारित कर दिया? तो उन्होंने कहा कि हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ किया। तो अब फिर बात आती है कि स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होता है कि हम चीज़ों को एवरेज कर देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हाइट के लिए वेट, है ना? एक चार्ट आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर के यहाँ रहता है, या फिर हम लोग भी आजकल इंटरनेट से देख के बोलते हैं, इतना हाइट है तो इसके हिसाब से इतना वेट होना चाहिए, है ना? अब इतना वेट होना चाहिए, अब उसके जो है 100 ग्राम या 200 ग्राम, 500 ग्राम भी वेट ज़्यादा हो गया तो आदमी अपने जीवन में हाय तौबा क्लेश कर लिया कि भाई हम तो ओवरवेट हो गए। अब उससे कम है तो उसको सब मिलके कह रहा है तुम्हारा वेट कम है, तुम्हारा वेट कम है, खाता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। बेचारा खा रहा है, जा रहा है, खा रहा है, जा रहा है, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा। तो ये जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम भारतीय लोग जो है ना अधपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं, अधपढ़ लोग हैं। हम लोग ना चीज़ों को सही से समझते नहीं हैं, और बस देख लेते हैं एगो चार्ट और एगो ये वो और उसी पे कूदने लग जाते हैं। भाई जो नॉर्मल मान लीजिए जिसको कहते हैं ना कि हाइट के हिसाब से इतना वेट, वो स्टैटिस्टिकल एवरेज है। जब बहुत सारे लोगों का वो हाइट वेट नापा गया तो उन सब का एक एवरेज निकाल दिया कि भाई एवरेज 155 सेंटीमीटर की हाइट पे इतना वेट था, 156 सेंटीमीटर की हाइट पे इतना वेट था। तो आप क्यों पागल बने जा रहे हैं उस एवरेज वेट के लिए वो चीज़ करने पे? जबकि आप लोग साइकोलॉजी और स्टैट्स के स्टूडेंट हैं। तो हम लोग तो ये समझते हैं ना कि भाई एवरेज क्या है? एवरेज मतलब कोई बड़ा नंबर, कोई छोटा नंबर, फिर कोई बहुत बड़ा नंबर, कोई बहुत छोटा नंबर, सबको पिचका के चिपटा करके जो है एक सर ला दिए, बरोबर ला दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदर्श संख्या हो गई। और ये चीज़ जो है, अब क्या होता है कि नेट पे आइडियल बॉडी वेट करके दिखाया जाता है। जिम वाला हो, साउना वाला हो, बेल्ट वाला हो, पता नहीं क्या-क्या अजीबो-गरीब सामान हुँ, बेचते रहता है और लोग खरीदते रहते हैं उसको। एक्चुअली में एवरेज वेट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? आपके बोन मास पे, आपके स्ट्रक्चर पे। तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ एरियाज़ के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका शरीर चौड़ा-चौड़ा होता है, ठीक है? हाइट कम होता है, हड्डी मोटा होता है। तो ऑब्वियस है उसकी हड्डी का ही वज़न है। उसमें देखिएगा थोड़ा भी चर्बी और मोटापा नहीं रहेगा, एकदम फिट रहेगा, स्पोर्ट्समैन की तरह एकदम पतला रहेगा। उसके बाद भी वो 15 किलो ओवरवेट है। तो अब वो जबकि वो बिल्कुल फिट है। वो उस मानदंड के हिसाब से कहेगा कि नहीं 15 किलो ओवरवेट है तो तुम ज़्यादा वेट हो, तुम वेट कम करने की कोशिश करो। क्यों कम करने की कोशिश करेगा? कहीं चर्बी नहीं है, ऑलरेडी स्लिम है एकदम, जहाँ भी है जो भी है बस मसल है। तो वैसा क्या है कि उसकी बनावट है। कुछ लोगों की बनावट देखी है कि पतली-पतली हड्डियाँ होंगी, बोन की डेंसिटी कम होगी, है ना? तो उस तरीके से हड्डी लंबा-लंबा होगा, पतला-पतला होगा, बोन की डेंसिटी कम होगी, शरीर में मांसपेशी भी ठीक-ठाक होगा, लेकिन उसका वेट नापिएगा तो आइडियल वेट जो कहते हैं ये लोग, उससे 10 केजी क्या आता है? कम आता है।
तो लोग सब पूरा परेशान है, तुम्हारा वेट जो है 50 केजी है, 55 केजी है, महाराज मर जाएगा, गिर जाएगा, फूँक देंगे तो उड़ जाएगा। ऐसे-वैसी बातें जो है करते रहेंगे लोग, जिसमें से हम भी हैं। तो उसका बीएमआई भी डॉक्टर नापेगा तो बोलेगा तुम्हारा बीएमआई कम है जी। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा, ये आम आदमी बोलेगा जो यूट्यूब से पढ़ा है। आज तक हमको कोई डॉक्टर नहीं बोला है कि तुम अनफिट हो या तुमको कोई दिक्कत है। हमेशा बोला है कि तुम बहुत अच्छा फिट हो, मतलब स्टेट में हो, ऐसा ही आदमी को होना चाहिए। लेकिन जब आप बीएमआई नापिएगा और आम आदमी जो है वेट देखता है तो बोलता है भाई तुम तो 10 किलो से अंडरवेट हो यार, तुम कैसे ऐसे-वैसे ये वो, कोई कुछ घोषित कर दिया, कोई कुछ घोषित कर दिया। लेकिन उसका कारण क्या है? बोन डेंसिटी है। अब हम लोग जैसे भारत के लोग हैं, तो भारत के लोग में ना, भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ विभिन्न जाति के मानव आए, ठीक है? आज मानवों की एक ही जाति है जो बहुत सारी जातियों से मिल कर के बनी है। जाति का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, कायस्थ ये सब जाति नहीं। जाति का मतलब जैसे डॉग्स में हम लोग कहते हैं वैरायटी होता है ना, कोई पामेलियन होता है, कोई जर्मन शेफर्ड होता है, वो वाला, ठीक है? बायोलॉजिकल जाति की बात कर रहे हैं। तो भारत भूमि पे अलग-अलग कालांतर में बहुत सारी तरह के अलग-अलग जीन पूल के लोग आए। सबका शारीरिक गठन और स्ट्रक्चर अलग-अलग था। तो हम लोग का जीन पूल काफ़ी वैरी कर गया। बहुत मतलब आदमी-आदमी में भारत में इतनी ज़्यादा विभिन्नताएँ दिखेंगी कि उसके नाक नक्श में, उसके स्किन कलर में, उसके कद-काठी में, उसके बोन डेंसिटी में, हाइट में, मस्कुलेचर में, इतनी ज़्यादा विभिन्नता आपको दुनिया के किसी देश में देखने के लिए नहीं मिलेगी। सब लोग लगभग-लगभग एक जैसे देखने मिलेंगे। तो इस कारण से भारत जैसे देश में फ़िटनेस या ब्यूटी का एक मानदंड स्थापित कर देना, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपके जो सैंपल है, जो पॉपुलेशन है, उसमें होमोजेनियस एलिमेंट्स नहीं हैं, समझे? हम लोग स्टैट्स में पढ़ते हैं कि जब सैंपल और पॉपुलेशन में एक जैसे एलिमेंट्स नहीं हो और आप उसको एवरेज कर देते हैं, तो आप उसको बर्बाद कर देते हैं। तो हम भारतीयों के साथ यही हो गया है। देखिए आगे किसी का जो है एकदम बुढ़ापा तक बाल एकदम रहेगा पूरा फोrehead तक, और किसी का जो है टीनेज खत्म होते ही जो है बाल साफ होने लगेगा। लेकिन और इतना ज़्यादा डिफ़रेंस मिलेगा, नाख़ून के आप क्वालिटी में देख लीजिए, नाख़ून के लेंथ में लीजिए, कान के वो चीज़ में देखिए। लेकिन अन्य ह्यूमन जातियों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरे जगह के लोग नहीं आए हैं, रहे हैं, बार-बार मिक्स नहीं हुआ, वहाँ पे आपको लगभग-लगभग एक जैसा मिले। जैसे आयरिश लोग को देखिए, ऑलमोस्ट एक जैसा। आप सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ लोगों को ले सकते हैं। लगभग सारे चाइनीज़ का शरीर का गठन बहुत मिलता-जुलता होता है। ऊँचाई ये होता है, थोड़ा-सा वेट आगे-पीछे होता है, लेकिन गठन जो शरीर का आकार है, वो लगभग सबका एक-एक जैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया, जो आलोचक थे, देखिए ये तो बायोलॉजिकल चर्चा हम लोग की है, स्टीवेंस महोदय ने कहा कि यार ये इतना डायनामिक चीज़ है, तुमने कैसे इसको एक मतलब एक पदार्थ के वॉल्यूम की तरह या मास की तरह जो है कर दिया कि एक कट ऑफ है और एक पैमाना बना दिया, ये तो तुमने गलत कर दिया ना। उसके बाद अगली चीज़ आती है सब्जेक्टिविटी की। स्टीफेंस ने कहा कि विज्ञान का क्या है कि ऑब्जेक्टिव होना, वस्तुनिष्ठ होना, विज्ञान का दृष्टिकोण ये है। लेकिन मनोविज्ञान जो है ना, व्यक्ति के भीतर जा कर के सारी प्रक्रियाओं को देखने, समझने, पढ़ने की कोशिश करता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव तरीके में मान लीजिए कि आप काउंसलर हैं, और दुनिया का सबसे घटिया काउंसलर कौन होता है पता है? जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी आपके ऊपर चिपता है और आपको कहता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन करेगा और आपको कहेगा कि जो है कि नहीं ये कर लो, वो कर लो। मान लीजिए कि आप सुसाइड करने का कोशिश किए। ज़ाहिर-सी बात है कि जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा है, जीवन इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है कि कैरी नहीं हो रहा है। मतलब एकदम रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, काँप रहे हैं, रोज़-रोज़ बॉडी में पैनिक अटैक्स आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है, पेट दर्द हो रहा है, एकदम क्या बोलते हैं कि कितना भी दवाई खा रहे हैं तो पेट ठीक नहीं हो रहा है। बहुत होस्ट ऑफ सिम्पटम्स होते हैं। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है व्यक्ति की कि व्यक्ति उस समय पे उसका रीज़न और लॉजिक, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पागल हो गया होता है। वो व्यक्ति बहुत रीज़नेबल और लॉजिकल भी हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता है। लेकिन उस समय जीवन की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उस तरह के जीवन और उस तरह की मानसिक स्थिति से बेहतर मौत लगती है। तो लोग वैसा कर लेते हैं। तो एक अच्छा काउंसलर या एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि वो उसके सब्जेक्टिव, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझता है, तब जा करके आप समस्या को समझते हैं और फिर धीरे-धीरे उसमें जगह बना करके उसका इलाज करते हैं, उसका वो चीज़ करते हैं। लेकिन जो अधपढ़ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर होंगे, जो कि यूजुअली आपको भागलपुर और आस-पास के इलाके में दिखेंगे, जानता-वोनता कुछ नहीं है। आप गए, ठीक है, सुसाइड सुसाइड का केस है तो सामने बिठा दिया, पागल हो क्या जी सुसाइड कर लिए? माँ-बाप के बारे में सोचो, इतना बढ़िया जीवन है, ये सोचो, वो सोचो। भाई ये चीज़ तो उसको कोई भी बोल सकता है। चौक पे वो गुटखा खाने भी जाएगा तो पान वाला भी उसको यही बात बोलेगा।
तो साइकोलॉजिस्ट होने का आखिर मतलब क्या है? कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। अगर उस व्यक्ति को नहीं लगेगा कि हमको किसी ने समझा, कि मतलब कोई तो है जिसके पास हम बोल पा रहे हैं, हम निकाल पा रहे हैं और हमको अगला काउंटर नहीं कर रहा है। दिक्कत कब होती है? जो भी व्यक्ति कठिन महसूस करता है, जो मानसिक परिस्थितियों में, वो जब बोल रहा है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है। हर कोई, किसी में भी वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है उसके आस-पास। हर कोई उसको ना मतलब एक निशाना सर्टेन कितनी रिज़ल्ट चाहता है कि तुम सर्टेन वे में बिहेव करो, इस तरीके से करो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो? और वो कहता है कि भाई मेरा फटा पड़ा हुआ है, हम नहीं कर पा रहे। कम से कम मेरा प्रॉब्लम तो सुनो, समझो। अगला समझने के लिए तैयार नहीं है। अगला अगर वो उसको बोलेगा भी तो ये सुनेगा नहीं। नेक्स्ट आदमी ना कभी भी मतलब ये जो कह रहे हैं जो लोग मेंटल पेशेंट होते हैं, उनके आस-पास के समाज की बात कर रहे हैं। अगर उनके आस-पास के लोग और समाज, हम लोग जैसे लोग जो है वो जागरूक हो जाए, वो सेंसिटिव हो जाए, तो ये बहुत हद तक ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन आस-पास का समाज और ये चीज़ ना, ये इतना ज़्यादा अधपड़ और ये चीज़ है कि मतलब एक तरीके से कहिए कि गुनहगार है लोगों को मेंटल पेशेंट बनाने के लिए। जब व्यक्ति वैसे बोलेगा तो वो उसको लॉजिक देगा। अब रो रहा है आदमी तो कह रहा है रोने से क्या हो जाता है? कुछ हो जाता है रोने से, बंद करो रोना, पागल के जैसा सीन बनाए हुए हो, नौटंकी करते हो, ड्रामा करते हो। एक तो रो रहा है आदमी मतलब अपना वो चीज़ खो दिया उसने कि इस उम्र में भी आकर के कि क्या होना चाहिए, उसको इतनी पीड़ा हो रही है, ऊपर से तुम लोग उसको ये कर रहे हो कि नौटंकी कर रहा है, तो सीन बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है भाई। वो नौटंकी कर रहा है या तुम कर रहे हो? तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मनोविज्ञान में सब्जेक्टिविटी के बिना चीज़ें नहीं हो सकती है और विज्ञान कहता है कि सब्जेक्टिविटी को हम नहीं मानते क्योंकि सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है एरर। तो ये ना बड़ा अच्छा-अच्छा चर्चा सब है, जिससे हम लोग क्या समझते हैं कि 2 एक ऐसा फ़ील्ड, ठीक है? तेल और पानी, जो अलग-अलग रहता है, ठीक है? और अलग-अलग रहता है और देख के लगता है कि यार ये मतलब कभी मिल नहीं सकता है, दोनों एक-दूसरे का विरोध कर रहा है और एक टाइम पे ऐसा मिलता है कि दोनों मिल के बन जाता है मेयोनीज़, ठीक है? व्हाइट क्रीम, एक नंबर लगता है एकदम, क्या गज़ब चीज़ है, पता भी नहीं चलता है कि तेल और पानी का मिक्सचर है। आप लोग को पता था क्या कि मेयोनीज़ न तेल और पता। पानी का मिक्सचर है? है, आराम से धीरे-धीरे। तो वैसे ही मनोविज्ञान एक समय पे बदल जाता है जिसमें दोनों चीज़ का गुण अच्छा रहता है लगता है। जैसे मेयोनीज़ को देखिए ऐसे कि एक पॉन्ड्स जो लाइट वाला पॉन्ड्स आता है वो क्रीम की तरह उसका टेक्सचर होता है एकदम, तुरंत जो है एकदम एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, इसका मतलब है वाटर बेस्ड है। लेकिन वो घी और जो है वैसे तेल वाला चीज़ों की तरह जो है ना स्वाद और आनंद भी देता है जीव को। तो वैसे ही हो गया हम लोगों का मनोविज्ञान, ठीक है? मनोविज्ञान क्या करता है, एक तो साइंटिफिक तरीके का उपयोग भी करता है, लेकिन फ़िलॉसफ़ी की गहराइयों में भी जाता है और सब्जेक्टिव चीज़ों को भी देखता है। इस कारण से क्या होता है ना, कि जो लोग मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़े होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी जुड़ जाती है और उनका संबंध, सामाजिक संबंध और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रहता है। अगर आप एक ठीक-ठाक व्यक्ति हैं, अगर एक कमीना किस्म के व्यक्ति हैं, तो कुछ नहीं चेंज होने वाला है आपके मनोविज्ञान पढ़ने से। मतलब अगर आपकी परवरिश ठीक-ठाक है, अगर आप अच्छे वैल्यूज़ में यकीन रखते हैं, तो। लेकिन अगर आप गिरे हुए व्यक्ति हैं, एकदम चेपड़ सस्ता मेंटालिटी, यहाँ ठग लिए, वहाँ ये कर लिए, एकदम क्या बोलते हैं उसको, चपल चोर वाला हिसाब, तो वैसा है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप मनोविज्ञान का दुरुपयोग करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इतना गूढ़ विज्ञान है कि जो व्यक्ति अशांत है, जो व्यक्ति का ना पूरा 6, 5, 15, 17 चल रहा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से खेलने की कोशिश करेगा तो कहीं न कहीं बेटा फँस के गिरेगा ही। तो यही वाली चीज़ है कि गूढ़ विद्याओं के लिए, कठिन विद्याओं के लिए आपका सरल होना ज़रूरी है, आपकी पात्रता ज़रूरी है। ये चीज़ें अब इसी पे स्टीफेंस ने एक पावर लॉ लगाया है, ठीक है? अब ये क्यों लिखे अब? स्टीफेंस पावर लॉ पे कोई प्रॉब्लम हम लोग का बनना नहीं है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है, तो आप लोग लिख लीजिए स्टीफेंस पावर लॉ को S इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय आई टू द पावर एन, जिसमें एस का मतलब है परसीव्ड इंटेंसिटी, के का मतलब है कांस्टेंट, आई का मतलब है स्टिमुलस इंटेंसिटी और एस का मतलब है सेंसरी एक्सपोनेंट। अब बोलिए कि स्टीफन महोदय जो है फिजिक्स वालों का ये भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना फॉर्मूला भी दे रहे हैं, तो ये क्या बात हो गई भाई? ये तो दोहरे प्रकृति की बात हो गई। नहीं, इन्होंने बात किया परसीव्ड इंटेंसिटी की। परसीव्ड का मतलब देखा गया, है ना? कि जो इंटेंसिटी को हम परसीव कर पा रहे हैं, समझे?
और उसने क्या बात की थी, उसने सिग्नल इंटेंसिटी की बात की थी, यही अंतर है। परसीव्ड जब आ गया कि आपने कितना महसूस किया, तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे आ गई सब्जेक्टिविटी। तो स्टीफन महोदय ने इस उनके जो है ऑब्जेक्टिव डेल्टा एस बाय एस जो था, उसके जगह पे एस इंटू के इंटू आई टू द पावर एन, जिसमें एस बराबर हो गया परसीव्ड इंटेंसिटी। तो स्टीफन यहाँ पे एस क्या है, ये है। तो स्टीफन महोदय ने बोला कि आप एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट मैथमेटिकल टर्म नहीं दे सकते हैं, आप एक सब्जेक्टिव टर्म दे सकते हैं। हर व्यक्ति का परसीव्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग अलग है। कि वो किसी सिग्नल या किसी लाइट की वो ब्राइटनेस को कितना देख सकता है, किसी आवाज़ के लाउडनेस को कितना ज़्यादा समझ सुन सकता है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग मान लीजिए कि ऐसी चीज़ों में रहे हैं, ध्यान वग़ैरह जो लोग करते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि उनको उनके सुनने की क्षमता जो है ना बढ़ जाती है। मतलब आवाज़ जो है ना कम वॉल्यूम में भी वो आवाज़ को सुन सकते हैं। हम लोग के साथ क्या होता है कि फुल वॉल्यूम फ़ोन का हो या ईयरफ़ोन का हो, बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। 3 या 4 पॉइंट जो है नीचे से, वहाँ पे सुन लिए बस वही ठीक है। और इसके कारण अगर कोई चिल्लाता है या कोई ज़ोर से आवाज़ होती है ना, तो कान में ऐसा लगता है कि दर्द हो जाएगा। लेकिन वहीं एकदम धीमी आवाज़ को सुनने की क्षमताएँ जो है हम लोग की बढ़ जाती है, धीरे-धीरे। तो अब ये चीज़ है, तो अब देखिए कि मेरा जो परसीव्ड किसी सिग्नल को समझने का या जानने का जो एक शक्ति होगा, वो थोड़ा-सा अलग होगा, दूसरे व्यक्ति का जो होगा वो अलग होगा। तो क्या होगा, ये व्यक्ति टू व्यक्ति ये डिफ़र करता है। तो यहीं पे स्टीफन महोदय ने लाया सब्जेक्टिविटी, इसीलिए हम लोग आलोचनाओं को पढ़ते हैं। जब कोई मॉडल देता है, तो उसमें क्या कमी निकाली, क्या आलोचनाएँ निकली, उन आलोचनाओं को पढ़ते हैं। फिर उस आलोचनाओं से क्या होता है कि उस मॉडल की कमी को दूर किया जाता है। विज्ञान में एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को गलत करते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी देना होता है ना? अगर आपने बताया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो आपको सॉल्यूशन भी देना होगा। यही एक वैज्ञानिक और एक अच्छा प्रक्रिया है। और कॉमन मैन क्या करता है कि जहाँ सॉल्यूशन है, वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ही डज़न्ट हैव एनी सॉल्यूशन। और हम जो विज्ञान के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को जो है, जब प्रॉब्लम उठाते हैं, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई इसमें अगर हमने प्रॉब्लम खोजा है, तो अब सॉल्यूशन भी ढूँढ करके दो। तब उसको जो है ना एक कंप्लीट आलोचना माना जाता है या एक कंप्लीट प्रोसेस माना जाता है, नहीं तो वो प्रोसेस इनकम्प्लीट होगा। आपने सवाल निकाल के छोड़ दिया, अब लोग उसके सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। हालाँकि वो अधूरा स्टेप है, पर ठीक है, फिर भी एक स्टेप है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो ये है कि साइकोफिजिक्स की क्या-क्या समस्याएँ हैं। समस्याएँ का मतलब है कि साइकोफिजिक्स की समस्या नहीं है। साइकोफिजिक्स में किन समस्याओं पे हम वर्क करते हैं। समस्या का मतलब है एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है? प्रश्न है। समस्या का मतलब ये नहीं समझिए कि जीवन की समस्या बेरोज़गारी है ये वो, वैसे नहीं जोड़ना है। मतलब समस्या का मतलब प्रश्न, क्योंकि कोई भी शोध या कोई भी खोज या कोई भी कार्य एक प्रश्न से ये चीज़ होता है कि हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमने एक बिल्डिंग बना ली, तो अब अलग प्रश्न ये आता है, या बिल्डिंग बनाने से पहले ही मेरे माइंड में प्रश्न आता है कि बिल्डिंग बनाएँगे तो क्या करेंगे? किराया लगाएँगे, लॉज बनाएँगे, गोदाम बनाएँगे, ऑफ़िस को भाड़ा लगाएँगे, क्या करेंगे? तो वैसे ही जो है ना साइकोफिज़िक्स के सामने प्रश्न है कि साइकोफिज़िक्स जब बन रहा है, तो साइकोफिज़िक्स क्या-क्या करेगा? हम 5 मिनट का ब्रेक लेकर के आएँ? आप लोग रुकिएगा यहीं पे?